दोस्तों 126वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होते ही हमारे अपनी नई कहानी शुरू हो जाएगी। चलिए शुरू कर रहे हैं कहानी। माही की अंजलि कपूर के साथ मीटिंग थी, जिसमें बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। अंजलि कपूर को उसका अंदाज देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकती थी। जैसे ही माही वहां से चली गई, अंजलि उसके खिलाफ योजना बनाने में लग गई। युवराज ने अपनी वाइन फैक्ट्री में आग लगाने वाले विक्की भाई को पकड़ लिया था और उसने बताया कि यह काम उसने मुकेश मेहता और संजय वर्मा के कहने पर किया है। उधर अल्फा टावर की ऊंची इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बाहर से देखने पर यह इमारत व्यापार और शक्ति का प्रतीक लग रही थी, लेकिन अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। युवराज अपने कैबिन में बैठा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वाइन फैक्ट्री में लगी आग की घटनाएं उसके दिमाग में चल रही थी। उसने अपने हाथों को विक्की भाई को पकड़ा और अब उसे पता चल चुका कि यह साजिश के पीछे मुकेश मेहता और संजय वर्मा ही थे। इसी बीच टीना अपने कैबिन में बैठी युवराज से गाड़ी लेने का कोई प्लान बना रही थी। जैसे उसे पता चला कि युवराज ऑफिस में आ गया है, तो वह तुरंत अपने कैबिन से निकली और युवराज के कैबिन की तरफ चल पड़ी। वह सोचती ही जा रही थी कि कैसे युवराज से गाड़ी की बात शुरू करेगी। वो लिफ्ट में चढ़ी और 30वें फ्लोर का बटन दबा दिया। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी कि लिफ्ट 30वें फ्लोर पर पहुंच ही गई। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो झट से युवराज के कैबिन की ओर बढ़ गई। कैबिन में विचारों की कश्मकश में डूबे युवराज ने अपने हाथ पर टेबल पर रखे और पेपर वेट को हल्के से घुमा रहा था। उसकी आंखों में ठहराव था, लेकिन अंदर एक उबाल चल रहा था। तभी दरवाजे पर टीना आ गई और बिना देखे ही युवराज ने अंदर आने को कह दिया। टीना उसके कैबिन में दाखिल हो गई। उसके चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अजीब सा चमकदार धोखा। उसने देखा कि युवराज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और दूसरी ओर मुंह करके बैठा हुआ है। उसकी कुर्सी की पीठ टीना की तरफ थी। वो धीरे धीरे चलती हुई युवराज के टेबल तक आई और उसे पुकारा, जीजू। टीना की आवाज सुनते ही युवराज उसकी तरफ पलटा। युवराज के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जीजू, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ठीक तो है ना आप? टीना ने थोड़ा झुकते हुए कहा, ताकि उसकी मीठी आवाज सुनकर युवराज के कानों में सीधे पड़ी जाए। युवराज ने गहरी सांस ली और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन आंखों में छुपे तनाव को छिपा नहीं सका। उसने कहा, नहीं टीना, सब ठीक है, बस थोड़ा सा थका हुआ हूं वर्कलोड की वजह से। टीना ने नजाकत में अपनी उंगलियां मेज पर फिराई और मुस्कुराते हुए बोली, थकान सिर्फ काम से नहीं आती जीजू। कभी कभी कुछ लोग भी हमें थका देते हैं, खासकर जब वे हमें धोखा देते हैं। युवराज को लगा कि जैसे टीना में इशारों में कुछ कह रही हो। उसने उत्सुकता से टीना की ओर देखते हुए कहा, मतलब मतलब मुझे पता चला है कि माही। माही का नाम लेते ही टीना थोड़ी रुकी और युवराज की प्रतिक्रिया देखने लगी। युवराज भी टीना की बात पूरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टीना को उसकी इस उत्सुकता का इंतजार था। उसने युवराज को भड़काते हुए कहा, मुझे पता चला है कि माही आपसे तलाक मांग रही है। आप परेशान ना हो, उसका तो काम ही यही है। फिर जब उसने देखा कि युवराज उसकी बात पर पूरा ध्यान दे रहा है, तो उसने आगे कहा, जितनी वो सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मुझे तो आप पर तरस आता है। कितना प्यार किया था आपने उससे, और वो आपको कैसे छोड़कर चली गई। युवराज ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह टीना पर थी। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है माही ऐसा क्यों कर रही होगी? टीना को यही तो मौका चाहिए था। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही है, पार्टी कर रही है और शायद किसी और के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। आपको क्या लगता है उसने वो लग्जरी कार कहां से खरीदी? टीना की बात युवराज के दिल में हल्का सा दर्द महसूस कर गई। और जो उसकी आंखों में दिखने लगा, उसकी आंखें नम होने लगी। उसने धीरे से कहा, गाड़ी? कौन सी गाड़ी? टीना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ जीजू, कल ही उसने मुझे अपनी नई कार दिखाई थी, इतनी महंगी कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सोची वो अचानक इतना पैसा कहां से लाई। कहीं वो किसी और के साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको धोखा दे रही है, लेकिन ये कहते हुए टीना ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसने युवराज की आंखों में शक का बीज बो दिया था। उसने दुखी ऐसे धोते हुए टीना ने उसका थोड़ा करीब आ गई और युवराज के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से सहलाते हुए बोली, जीजू, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके प्यार के लायक ही नहीं। आप इतना कुछ सह रहे हैं और वो मजे कर रही है। युवराज ने सिर झुका लिया। उसे माही की बात याद आने लगी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि माही कभी ऐसा कर सकती है। टीना ने झुंझलाते हुए कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है जीजू। आप दुनिया को बहुत सीधे नजरिए से देखते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। युवराज ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्का सा संदेह झलक रहा था।
लेकिन टीना जानती थी कि आज उसने जो जहर युवराज के कानों में घोल दिया है वो धीरे धीरे असर जरूर करेगा। टीना को लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, जीजू मैं आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। आपको किसी भी अपने की जरूरत हो तो मुझे पुकार लीजिए। युवराज ने हल्की मुस्कान दी और कहा, थैंक यू टीना। टीना जानती थी कि युवराज को माही से हटकर पूरी तरह अपने जाल में फंसाने में अभी और मेहनत लगेगी, लेकिन उसने अभी छोटा सा बीज तो बो दिया था। अब उसे आगे बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तभी युवराज का फोन बजा। वो चौंक कर उठा और देखा कि हिम्मत का कॉल था। भाई, मैंने पता कर लिया है, मेहता और वर्मा का असली खेल समझ में आ गया है, हिम्मत ने आगे से कहा। क्या? युवराज ने पूछा। भाई, ये सब मुकुल के कहने पर हो रहा है। युवराज के माथे पर शिकन पड़ गई। मुकुल, जिसने उसे खुद 3 महीने के लिए बीच स्तर पर पहुंचा दिया था, क्या वो इतनी जल्दी वापस लौट आया? ठीक है हिम्मत, मैं देखता हूं क्या करना है, फोन काटते हुए युवराज ने कहा। टीना ने तुरंत पूछा, क्या हुआ जीजू, कोई चिंता की बात है क्या? युवराज ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए टीना से कहा। टीना, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गया कि तुम कैसे आई थी यहाँ, कोई काम था क्या? जीजू, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, टीना ने झिझकते हुए कहा। युवराज ने तुरंत पूछा, बताओ क्या हेल्प चाहिए? ऑफिस में कोई दिक्कत है क्या? नहीं जीजू, ऑफिस में तो सब ओके है। वो मैं यहाँ पूछने आई थी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे घर छोड़ देंगे क्या? टीना ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। क्या हुआ है तुम्हारी गाड़ी को? युवराज ने पूछा। ये जो ऐसी गाड़ी है, कभी रुक जाती है, बाबा के टाइम की विंटेज कार है मेरे पास। टीना ये कहते हुए थोड़ा हंसने लगी। उसने जाल फेंक दिया था, बस मछली फंसने का इंतजार कर रही थी। युवराज भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा हंसा। उसने टीना से कहा, तुम क्यों ऐसे गाड़ी चला रही हो? फिर वो थोड़ा पीछे हटा और उसने अपना दराज खोला और एक चाबी निकाल ली और चाबी टीना की तरफ बढ़ाते हुए युवराज ने आगे कहा, तुम छोड़ो अपने बाबा की गाड़ी, ये लो चाबी, आज से ये तुम्हारी गाड़ी। टीना ने जानबूझकर मना करने लगी। जीजू, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकती, मेरे पास गाड़ी है, चाहे जैसी भी है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। तो युवराज के उसके गोल्ड डिगर ना समझे, उसका प्लान कामयाब भी हो रहा था। युवराज ने उसको गाड़ी लेने के लिए मनाते हुए कहा, क्यों नहीं ले सकती? जब तुम्हारी बहन किसी से गाड़ी ले सकती है तो तुम भी तो अपनों से ही गाड़ी ले रही हो। ये कहते हुए युवराज ने थोड़ा जबरदस्ती टीना के हाथों में चाबी पकड़ा दी। टीना ने जब एडवांस कंट्रोलिंग चाबी देखी तो उसके ऊपर बेंटले का लोगो लगा था। टीना ने आंखों में चमक आ गई। उसने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, नहीं जीजू, ये गाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, तुम चुपचाप ये गाड़ी रखो और नीचे पार्किंग में खड़ी गाड़ी, तुम चाहो तो अभी टेस्ट ड्राइव भी कर सकती हो। ये अब से तुम्हारी गाड़ी है। वैसे भी मैंने ये गाड़ी माही के लिए खरीदी थी, अब जब वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो इस गाड़ी का क्या वैल्यू है? युवराज ने निराश होते हुए कहा। उसकी आंखें नम होने लगी थी। टीना युवराज की बात सुनकर मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी और उसने अपने आप से कहा, माही, आज तो मैं तुम्हारे हक की गाड़ी ले रही हूँ, बहुत जल्द मैं युवराज को भी पूरी तरह से तुमसे छीन लूंगी। ये सोचते हुए मंद ही मंद मुस्कुराने लगी। फिर वो टीना ने अपना नाटक शुरू कर दिया। टीना ने जब ऐसे निराशा होते हुए देखा तो उसके पास चली गई और कंधे पर हाथ ले जाते हुए उसके पीठ सहलाने लगी और दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए अपनी तरफ झुका लिया। टीना खड़ी थी और युवराज बैठा था। उसके सिर को टीना ने हक कर रखा था। युवराज को टीम के परफ्यूम की भीनी भीनी सुगंध आने लगी थी। वह थोड़ा बहकने लगा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और टीना से अलग हो गया। युवराज अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, थैंक यू टीना टू बीइंग हियर। टीना ने कुछ नहीं कहा, बस एक प्यारी सी स्माइल दी। युवराज ने भी उसको प्यार से देखा और कहा, ये सब छोड़ो, तुम चलो, आज हम तुम्हारी नई गाड़ी पर चलते हैं, कहीं डिनर करने। टीना ने भी मुस्कुराते हुए तुरंत हाँ कह दिया। फिर दोनों युवराज के कैबिन में निकले और नीचे पार्किंग की ओर चले गए। युवराज टीना को उस पार्किंग के पास ले गया, यहाँ गाड़ी खड़ी थी। टीना ने जब गाड़ी देखी तो खुशी के मारे उसकी तो चीख ही निकल गई। ये गाड़ी बेंटले कन्वर्टेबल कॉन्टिनेंटल जीटीसी। टीना अपनी एक्साइटमेंट पर कंट्रोल नहीं रख पाई और भागकर गाड़ी के पास गई और उसे छू कर देखने लगी। टीना ने गाड़ी के चारों ओर घूमते हुए मन ही मन सोचा, माही, तुम कल मुझे अपनी मर्सिडीज दिखाकर जला रही थी, आज मैं तुम्हें दिखाऊं कि गाड़ी किसे कहते हैं। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान शैतानी आ गई थी। युवराज के चेहरे पर भी उसके एक्साइटमेंट देखकर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, अब गाड़ी ही देखती रहोगी या फिर डिनर के लिए जलोगी? वैसे बता दूं, आज ट्रीट तुम्हारी होगी, तुम्हारी इस नई गाड़ी की खुशी में। टीना ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए सहमति जताई और कहा, ठीक है, हम होटल मैरिटन चलते हैं, मैं आपको अच्छी ट्रीट देना चाहती हूँ।
युवराज ने भी मुस्कुराकर हाँ कर दी और दोनों गाड़ी में बैठ गए। युवराज टीना को पूरी गाड़ी के फीचर्स बताने शुरू कर रहा था। उसके अंगूठे के फिंगरप्रिंट भी चाबी पर रजिस्टर कर दिए थे। टीना बहुत ही ध्यान से युवराज की हर एक बात सुन रही थी। युवराज ने टीना को पूरी गाड़ी का लास्ट फीचर बताते हुए कहा, इस गाड़ी का सबसे खास फीचर है ऑटो पायलट मोड। यह गाड़ी बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। टीना ने उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होकर उसको हक कर लिया। युवराज भी उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी टीना की पीठ थपथपाई और उसको चलाने के लिए कहा, टीना अब डिनर के लिए चले या फिर मुझे भूखा ही मारने का प्लान है तुम्हारा? टीना ने शर्माते हुए युवराज से अलग हुई और बोली, नहीं नहीं जीजू, आपको भूखा रखने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। और ये कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और होटल मैरिटोन की ओर बढ़ गई। अब क्या होगा आगे? क्या टीना अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? युवराज को जब टीना के इरादों के बारे में पता चलेगा तो क्या हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 127वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर टीना और युवराज डिनर के लिए जा रहे थे। उधर माही हीराचंदानी ग्रुप के हेड ऑफिस में अपने कैबिन में बैठी थी। आज का दिन उसके लिए खास था क्योंकि उसने अंजलि का सामना कर लिया था और उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। माही ने अपना बैग उठाया, गाड़ी की चाबी पकड़ी और कैबिन से बाहर निकल गई। ऑफिस का माहौल अब शांत हो चुका था। ज्यादातर लोग घर जाने की तैयारी कर चुके थे। लॉबी में बड़ी बाहर खड़ी भाग्या लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और हल्की बेचैनी में अपने पैर हिला रही थी। माही ने उसे देखते ही पूछा, तुम अभी यहीं खड़ी हो, गई नहीं? भाग्या ने अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं माही, मैंने जब से तुमसे जाने की परमिशन ली थी तब से ही लिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं लिफ्ट तब से 14वें फ्लोर पर अटकी हुई है। माही ने माथा टेढ़ा किया और हैरानी से बोली, तुम्हें यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो गया और तुमने दूसरे लिफ्ट क्यों नहीं ली? भाग्या ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और कहा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है। माही ने ठाका लगाया, तुम पागल तो नहीं हो गई? आधे घंटे से एक ही लिफ्ट का इंतजार कर रही हो, कोई और लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? माही की बात सुनकर भाग्या ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह, ये बात तो मैं भूल ही गई। थैंक यू सो मच माही कि तुमने मुझे याद करवा दिया। मुझे जल्दी से कहीं पहुंचना था, अभी नीचे कैब का भी इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें इतनी बेसिक चीजें समझने के लिए मुझे ही रहना पड़ेगा क्या? माही ने हंसते हुए कहा। ये कहते हुए भाग्या तेजी से दूसरी लिफ्ट की तरफ जाने लगी। माही भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसको आवाज लगाते हुए बोली, अरे भाग्या रुको तो, मैं भी आ रही हूँ। भाग्या उसकी बात सुनकर रुक गई। फिर दोनों इकट्ठे दूसरी लिफ्ट की ओर जाने लगे। माही ने चलते चलते भाग्या को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव देख रही थी। भाग्या की आंखें झुकी हुई थी, वो बार बार अपने नाखून चबा रही थी। माही को मालूम था कि भाग्या जब भी नर्वस होती है तो वो अपने नाखून चबाती है और इसी तरह किसी के आंखों से मिलाने से डरती है। माही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ भाग्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? अगर बताना चाहो तो मुझे बता सकती हो। भाग्या ने एक पल उसकी तरफ देखा और फिर अचानक उसको गले लगा लिया। जैसे ही भाग्या ने माही को गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माही ने जब उसको ऐसे रोते देखा तो उसने अपने हाथ से उसके बाल सहलाने लगी और उसके थोड़ा टाइम ऐसे ही रोने दिया जिससे उसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। दोनों को पता ही नहीं चला कि शिवानी भी अपने कैबिन में बैठी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर उन दोनों को देख रही थी। शिवानी ने जब भाग्या तो देख रही थी तो उसने अपना इंटरकॉम उठाया और अवनी को कॉल किया, क्योंकि अवनी का कैबिन उसी फ्लोर पर था और माही और भाग्या खड़ी थी। वहीं शिवानी का कैबिन उनसे 5 फ्लोर ऊपर ही था। शिवानी ने जैसे ही अवनी को कॉल किया, उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया और कहा, हेलो मैम, दिस इज अवनी स्पीकिंग, हीराचंदानी ग्रुप से बोल रही हूँ। ये शिवानी की पेटेंट लाइन थी जो वो फोन उठाते ही बोलती थी। शिवानी ने बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अवनी तुम तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकलो। सेकंड लिफ्ट के पास खड़ी माही और भाग्या खड़ी हैं, वहीं उन्हें रोक दो, मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। अवनी ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी मैम, मैं भी जा रही हूँ। यह कहने के बाद अवनी ने फोन वापस टेबल पर रख दिया और जल्दी से कैबिन से बाहर निकल गई। जिस लिफ्ट में माही और भाग्या जा रहे थे वो उसके कैबिन के बिल्कुल साथ ही थी। उसने बाहर निकलकर देखा कि माही और भाग्या लिफ्ट में सवार हो गए थे। लिफ्ट का दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ था। अवनी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए आवाज लगाई, भाग्या रुको मेरे लिए। लेकिन माही और भाग्या ने उसे देखा भी नहीं और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अगले ही पल लिफ्ट नीचे जाने लगी। जब तक शिवानी भी उसी फ्लोर पर आ गई थी। शिवानी के लिए एक अलग से लिफ्ट भी थी, वो खुद ही उसे इस्तेमाल करती थी। उसने जब देखा कि दोनों अवनी के पास नहीं है तो उसके पास जाते हुए थोड़े गुस्से में बोली, अवनी एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता तुमसे? अवनी ने डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसे एक ही जगह पर खड़ा देखकर शिवानी ने डांटते हुए कहा, अब चलो भी,
यहाँ खड़ी रहकर मेरा मुंह ही ताकती रहोगी या वही लोग पार्किंग में न चले जाए? अवनी घबरा गई। माफ कीजिए मैम, मैं भी कोशिश करती हूँ। शिवानी की कड़क आवाज सुनकर अवनी होश में आई और उसके पीछे पीछे शिव की पर्सनल लिफ्ट की तरफ जाने लगी। तभी शिवानी अवनी को कुछ याद आया। उसने अपना मोबाइल निकाला और माही को कॉल मिला दिया, लेकिन माही उसका कॉल अटेंड नहीं कर पा रही थी। उसने दूसरी बार भी कोशिश की, लेकिन माही अब भी उसका फोन नहीं उठा रही थी। इस बार उसने भाग्या का नंबर ट्राई किया, लेकिन वो भी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। अब शिवानी ने खुद ही माही को कॉल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उधर लिफ्ट से बाहर निकलने की भाग्या ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें पोंछी ताकि उसकी घबराहट और उदासी छिप सके। अगर माही से कुछ छिपाना आसान नहीं था तो भाग्या के बरसों से जानती थी। उसे हर छोटी छोटी हरकत से उसकी भावनाएं पड़ सकती थी। सॉरी माही, मैं तुम्हें बिना मतलब परेशान कर रही हूँ। भाग्या की आवाज में हल्की कंपकपी थी, जैसे उसके अंदर एक तूफान उठ रहा हो। माही ने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी और मुस्कुरा कर कहा, अरे पागल मत बन, दोस्त किसी चीज दिन काम आएगी। अब बता क्या हुआ है? भाग्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोली, माही मुझे मेरे रिश्ते को लेकर चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है। माही की मुस्कान एक झटके में ही गायब हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने पूछा, क्या? तुम्हें कैसे पता? भाग्या ने धीरे से कहा, मैं पिछले 3-4 दिनों से नोटिस कर रही हूँ। वो मुझसे ना तो ठीक से मिल रहा है और ना ही फोन उठा रहा है। और अभी अभी मेरी एक दोस्त ने बताया वो किसी लड़के के साथ मेरिटन होटल में है। माही की बोहे तन गई, उसके होठ थोड़े सख्त हो गए। तो क्या तुम मेरिटन होटल ही जा रही हो? उसने तेज आवाज में पूछा। माही ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू चलने लगे। हाँ, मैं वही जा रही हूँ और सच कहूं तो मैं बहुत डर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर वो सच में किसी और के साथ हुआ तो मैं क्या करूंगी। माही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और मजबूती से कहा, अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो हम इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भाग्या ने कृतज्ञता भरी आंखों से माही को देखा। उसकी आवाज रुंध सी गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके 2 ही शब्द निकले, थैंक यू माही। तो फिर ठीक है, हम मेरी गाड़ी से चलेंगे, माही ने दृढ़ता से कहा। माही और भाग्या तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, माही रुको। वो दोनों चौंक कर पीछे मुड़ी तो देखा कि शिवानी और अवनी उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। दोनों की सांसें फूल रही थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनको ऐसे देखकर भाग्या ने पूछा, क्या हुआ मैम, आप ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हैं? शिवानी अपने आसपास पहुंचते ही उसको देखते हुए बोली, भागा, पहले ये बताओ कि तुम लॉबी में रो क्यों रही थी? भाग्या ने सिर झुका लिया और हल्की आवाज में सारी बात बता दी। शिवानी और अवनी उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गई। शिवानी अपनी किसी एम्प्लॉय को ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। शिवानी के चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता का मिश्रण था। उसने कहा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है तो उसे मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भाग्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं था कि उसके लिए कोई इतना बड़ा खास होगा और उसने धीरे से कहा, थैंक यू मैम। शिवानी हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम सब मेरा परिवार हो और परिवार के किसी सदस्य के साथ गलत हो तो परिवार का मुखिया सबसे आगे होता है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। चारों गाड़ी में बैठ गई। माही ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में मेरिटन होटल की रफ्तार की तरफ बढ़ने लगी। कार में पूरी तरह सन्नाटा था। भाग्या लगातार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई चमत्कार होगा और उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके सफाई देगा। लेकिन फोन की स्क्रीन सन्नाटे में थी, कोई कॉल नहीं आया। कुछ ही देर में वे होटल के बाहर पहुंच गई और होटल के भव्य दरवाजे के बाहर एक लाल कार खड़ी थी जो भाग्या के बॉयफ्रेंड की थी। भाग्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाया। मैं अंदर जा रही हूँ, उसने हिम्मत बटोर कर कहा। माही, शिवानी और अवनी उसके साथ होटल की लॉबी में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर जाकर शिवानी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उस कमरे का नंबर हासिल कर लिया जहां भाग्य का बॉयफ्रेंड ठहरा हुआ था। वे लिफ्ट में उस फ्लोर पर पहुंची। भाग्य के हाथ कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। माही ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, जो भी होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम तैयार हो? शिवानी ने गंभीरता से भाग्य से पूछा। भाग्य ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और चारों धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ गए। शिवानी ने हाथ के इशारे से लड़कियों को शांत रहने को कहा और उसने फुसफुसा कर कहा, सब धीरे धीरे चलो, बिना शोर किए दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। भाग्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजे पर कान लगाकर सुना। अंदर से एक लड़की की हंसे की आवाज आ रही थी। ये देख, ये तेरा सबूत, माही ने धीरे से फुसफुसाया। भाग्या के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवानी ने बिना देर किए दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा सा मच गया।
फिर दरवाजा खुला और सामने तीर्थ मल्होत्रा खड़ा था, एक अमीर बाप का बिगड़े बेटा जो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। उसके शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे और एक अंदर लड़की खड़ी थी जो बाथरोब पहने हुई थी। भागा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सच्चाई उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने के बजाय उसके बॉयफ्रेंड की आंखों में देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्यों? अब क्या जवाब देगा भाग्य का बॉयफ्रेंड? क्या उनका रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 128वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। भाग्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सच्चाई उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसने रोने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्यों? क्यों? तीरथ का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कुछ बोलने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन उसके होठों में से कोई आवाज नहीं निकली। शिवानी ने कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में आग थी। उस शिवानी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इस लड़के से प्यार था तो तुमने भाग्य को क्यों अंधेरे में रखा? लड़के ने झेंपते हुए कहा, मैं बस नहीं चाहता था कि भाग्य को दुख पहुंचे। भाग्य हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तो तुम मुझे धोखा देकर तुमने मुझे खुश करने की भी कोशिश की, उसने दांत भींचते हुए कहा। तीरथ के पास कोई जवाब नहीं था। शिवानी ने बिना कुछ कहे तीरथ का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भाग्य को धोखा देने की? तीरथ ने अपनी कॉलर छुड़ाने की कोशिश की और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तीर्थ मल्होत्रा हूं, मल्होत्रा इंडस्ट्री का इकलौता वारिस। तुमने मेरी कॉलर पकड़ी, अब देखो मैं क्या करता हूं। शिवानी जोर जोर से हंसने लगी। अपने मोबाइल निकला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने फोन उठाया तो शिवानी ने कहा, मुझे आधे घंटे के अंदर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को दिवालिया करना है। इसके वारिस को बहुत घमंड है अपनी दौलत पर। यह कहने के बाद शिवानी ने फोन काट दिया। उसके बाद सुनने से पहले वो तीर्थ थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने शिवानी की तरफ देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसका ऐसे हंसते हुए देखकर सभी लड़कियां हैरान थी। उसको लगा कि तीर्थ का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, अपनी इंडस्ट्री के बैंकक्रप्ट होने की खबर सुनकर कोई ऐसे कैसे हंस सकता है? लेकिन तीर्थ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो शिवानी को देखकर हंस रहा था। उसकी उम्र देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी पावरफुल लड़की होगी कि करोड़ों की कंपनी को ऐसे आधे घंटे में घुटनों पर ला गिरेगी। शिवानी देखने में सिर्फ 20-21 साल की लड़की लग रही थी। उसको ऐसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की हीरा चंदानी जैसे बड़े एम्पायर की मालिक और सीईओ होगी। तीरथ ने अपने हंसी कंट्रोल की और शिवानी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा? तुम जैसी एक बच्ची मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कहने के बाद वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हाथ में बादरों पहने वाली लड़की भी हंसने लगी। उसकी बात सुनकर शिवानी और गर्ल गैंग भी उसके नादानी पर हंसने से पहले अपने आप को रोक नहीं पाई। शिवानी ने मुस्कुरा कर कहा, अब 30 मिनट रुको फिर देखना। शिवानी को कॉल करे हुए 15 मिनट हो गए थे। तभी तीर्थ को फोन बजने लगा। तीर्थ ने जब फोन की स्क्रीन देखी तो उसके पापा गुलशन मल्होत्रा का कॉल था और स्क्रीन पर गुलशन का नाम देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसको ऐसे घबराते हुए देखकर शिवानी समझ गई कि कॉल किसका होगा। उसने तीरथ को इशारा करते हुए कहा, उठाओ कॉल, घबरा क्यों रहे हो? ये कहते हुए शिवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीरथ ने कांपते हाथों से फोन उठाया और कहा, हेलो पापा। दूसरी तरफ से गुलशन मल्होत्रा की जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, अबे नालायक, अब तुमने फिर से क्या कर दिया? हमारे सभी इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेने का प्लान कर लिया है। तेरी वजह से हमारी कंपनी बर्बाद होने वाली है। अब तुमने किसको अपॉइंट कर दिया? सभी मुझे यही कह रहे हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री का वारिस बहुत घमंडी है। जरूर तुमने कुछ किया होगा। तीरथ का चेहरा का पसीना छूट गया। उसने घबराकर फोन काट दिया और सीधे शिवानी के पैरों में गिर गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ताकतवर हो। शिवानी ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, धोखा देने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम किससे टकरा रहे हो। भाग्य के चेहरे पर सुकून था। उसे आज एहसास हो गया था कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं। भाग्य ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे और मुड़ी। उसने बिना कुछ पीछे दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। हॉस्टल की लॉबी में जैसे ही भाग्य, माहेश, शिवानी और अवनी पहुंची, वहां का माहौल एक अलग ही एहसास के लिए हुआ था। भाग्य के चेहरे पर हल्की थकान और दुख का मिश्रण था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए खुद से कहा, अब मैं किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करूंगी जो मेरे साथ सच्चा ना हो। शिवानी, जो हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व वाली लड़की थी, हल्की मुस्कान के साथ बोली, यही होती है एक स्ट्रॉन्ग महिला की पहचान। चलो अब इसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। भाग्य ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में नमी अब धुंधली हंसी में बदल रही थी। लेकिन इस माहौल के बीच माही का ध्यान कहीं और ही था।
वह एक कोने में स्थित होटल के प्राइवेट चैम्बर की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की शिकन थी। उसके आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। उसने देखा कि एक लड़की उस चैम्बर में दाखिल हुई और उसके ठीक पीछे युवराज भी अंदर चला गया। माही के कदम वहीं पर ठिठक गई। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहले भी युवराज को किसी और लड़के के साथ देखा था। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई। शिवानी ने जब देखा कि माही एक ही जगह खड़ी होकर किसी और देख रही है तो उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माही, कहाँ देख रही हो? शिवानी की आवाज सुनकर माही थोड़ा चौंक गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और जबरन मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर उसकी आवाज में हल्की झिझक और टुटन थी जो शिवानी से छुप नहीं सकती थी। माही कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शिवानी को अब भी संदेह हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने माही की नजरों को दिशा में देखा। जब उसने युवराज को वहां देखा तो उसके माथे पर भी शिकन आ गई। उसने तुरंत भाग्या और अवनी से कहा, तुम तीनों कार में जाकर बैठो, मैं जरा होटल मैनेजर से मिलकर आती हूँ। भाग्या और अवनी ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाकर वहां से निकल गई। उधर शिवानी अब पूरी तरह से यकीन कर गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और एक फोटो क्लिक कर युवराज के चैम्बर में घुसने लगी। फिर वह धीरे से उस प्राइवेट चैम्बर के पास पहुंची, चुपके से अंदर झांकने लगी। जो दृश्य उसने देखा वो चौंकाने वाला था। युवराज एक लड़की से बेहद करीब खड़ा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। शिवानी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या माही की अपनी ही बहन उसे धोखा दे रही है? शिवानी कुछ बोले बिना ही वहां से बाहर निकल गई। जब वो कार के पास पहुंची तो उसने देखा माही के कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चलो अब देर हो गई है, घर चलते हैं। माही ने बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तस्वीर घूम रही थी। युवराज किसी और के साथ था। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और वो सोच में डूब गई थी। अवनी और भाग्य को लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया। माही का मन मन ने यह सोच रही थी, अब मुझे यकीन हो गया है, युवराज किसी और के साथ है, लेकिन क्या मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं? शिवानी के मन में भी सवाल थे। आदित्य सही कह रहा था, टीना माही को धोखा दे रही है, लेकिन कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जैसे ही गाड़ी की हेड ऑफिस पहुंच गई, शिवानी और माही अपने विचारों में बाहर निकली। माही ने थोड़ा खुद को संभालते हुए कहा, शिवानी तुम अवनी को छोड़ देना, मैं भाग्य को छोड़ दूंगी। वैसे भी अवनी का घर तुम्हारे रास्ते में पड़ता है। शिवानी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कहने वाली क्या बात है, तुम दोनों ध्यान से जाना। शिवानी और अवनी कार से उतरकर शिवानी की कार की तरफ चले गई, लेकिन माही और शिवानी की आंखों में अभी भी कई सवाल थे जिनका सवाल उन्हें जल्द ही चाहिए था। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर हावी हो रहा था। सड़क पर गाड़ियों की हल्की हल्की आवाजें, स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी और हवा में फैली ठंडक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन माही के लिए यह रात कभी भी सामान्य नहीं हो सकती थी। उसने भाग्य को घर छोड़ दिया और जैसे ही अकेली गाड़ी में बैठी, उसके दिल के अंदर जमा हुआ दर्द बाहर निकलने लगा। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले एक गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने गए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, माही तुम स्ट्रोंग हो, रोना मत। लेकिन आंसू उसकी पलकों से कैद से बाहर निकल गए। जैसे जैसे वो गाड़ी चलाने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिरते और बाहर बाहर आ गए थे। सामने की सड़क तो दिख रही थी, लेकिन उसके भविष्य का रास्ता अब पूरी तरह से अंधेरे में था। युवराज की बेवफाई की सच्चाई अब किसी शक के दायरे में नहीं थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि युवराज किसी और लड़की के साथ था। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन माही के दिमाग में यादों की गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। जब उसने पहली बार युवराज से बात की थी, तो वो कितना सीधा साधा और ईमानदार लगा था। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, एक अपनापन था। माही को तब लगा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे समझेगा और उसके साथ हर सुख में खड़ा रहेगा। वो पहली बार जब उसने आई लव यू कहा था, युवराज की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, माही मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या यह सब झूठ था? क्या वो सिर्फ एक मीठा धोखा था? वो शाम जब युवराज ने उसका हाथ थामा था, माही को याद था कि पहली बार कैसे युवराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पर अब वो किसी और का हाथ थामे हुए था। गाड़ी के अंदर सिर्फ माही और उसकी सिसकियां बची हुई थी। उसका दिल अंदर अंदर टुकड़ों में बिखर रहा था। उसका मन कर रहा था कि कहीं जाकर जोर से चिल्लाए, युवराज से पूछे क्यों क्यों किया उसने ऐसा। लेकिन क्या वो उसका आमने सामने से बात कभी कर पाएगी? क्या आदित्य को पहले ही ये सब कुछ पता था? क्या टीना की सच्चाई माही के सामने आ जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवाने में हेल्प करें। दोस्तों, 129वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था, लेकिन माही के भीतर का अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा था।
वो गाड़ी में अकेली बैठी थी, हाथ स्टीयरिंग पर टिके हुए थे और उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। दिल पर लगा घाव ताजा था और भावनाएं उफान मार रही थी। गाड़ी के अंदर सिर्फ माही और उसकी सिसकियां। उसका दिल अंदर ही अंदर टुकड़ों में बिखर गया था। वो अपने आप से बातें पूछ रही थी कि क्यों युवराज ने ऐसा किया। माही की आंखों में आंसू इतने बह चुके थे कि वो ठीक से सड़क भी नहीं देख पा रही थी। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका सीना दर्द से भारी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई। युवराज, क्यों किया तुमने ऐसा? उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद को भी सुनाई नहीं दे रही थी। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में बैठी माही अकेली नहीं, उसके साथ उसकी टूटी हुई उम्मीदें, उसका बिखरा हुआ प्यार और उसकी नादानियों का पछतावा भी था। वो कितना ही पागल थी जो युवराज की हर बात पर भरोसा करती रही। वो कितनी अंधी थी जो प्यार में इतना खो गई कि अपने आसपास की सच्चाई भी नहीं देख पाई। काफी देर रोने के बाद माही ने अपने हथेलियों से अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। अब उसे फैसला करना था कि उसने अपने पीछे वाली सीट पर रखा अपना पर्स उठाया, उसमें देखा और उसमें रखा अपना युवराज का एक पुराना फोटो निकाल लिया। वो तस्वीर जो कभी उसकी मुस्कान की वजह थी, अब उसकी आंखों में जलन पैदा कर रही थी। अब और नहीं। माही ने तस्वीर के टुकड़े कर दिए और बाहर हवा में उड़ा दिए। अब उसे रोना नहीं चाहती थी। अब उसे अपनी दर्द को ताकत में बदलना चाहती थी। माही धीमी रफ्तार से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। वो घर के गेट के पास पहुंची। उसने एक लंबी सांस ली, खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे, ना उनमें कोई एक नई दृढ़ता आ गई थी। अब माही कमजोर नहीं रहेगी। ये बेवफाई का जवाब खुद को मजबूत बना कर देगी। उसने गाड़ी का गेट खोला और धीरे धीरे अंदर गई और कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा। हम मैं युवराज से मिलकर डिवोर्स पेपर साइन करवा लूंगी। ये शब्द उसके होठों से निकले, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द के साथ आत्मविश्वास भी था। युवराज की बेवफाई ने उसके अंदर से जैसे तूफान खड़ा कर दिया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए। उसकी आंखें लगातार फोन स्क्रीन पर टिकी थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि युवराज का कोई मैसेज आएगा, कोई सफाई देगा, कोई झूठ बोलेगा, पर फोन खामोश पड़ा था। और फिर अचानक स्क्रीन पर एक नाम चमका, काव्या दी। माही का दिल जोरों से धड़क उठा। काव्या दी, युवराज की बड़ी बहन, जिसे माही हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। काव्या से उसका रिश्ता बेहद गहरा हो गया था। काव्या उसे समझ जाती थी कि उसे खुलकर बातें करती थी, लेकिन अब उसे नहीं पता कि काव्या को सच्चाई का पता चल गया है या नहीं। माही की उंगलियां फोन उठाने से पहले कांप गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। वो काव्या को क्या सब कुछ पता बता देगी? अब अगर उसे पता चल गया कि वो क्या कहेगी, क्या वो भी अपने भाई की तरह धोखा देगी या फिर उसका साथ देगी? फोन उठाओ माही, उसने खुद से कहा और एक लंबी सांस से लेते हुए कॉल अटेंड कर ली। हेलो माही, कैसे हो? काव्या की आवाज हमेशा की तरह स्नेह से भरी थी, लेकिन माही को लगा कि उसके लहजे में कुछ अलग था। माही ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूं दीदी, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। कहाँ तुम? काव्या ने पूछा। माही की सांस अटक गई। मैं घर हूं दीदी। वो झूठ बोलने ही पर अकलाने लगी थी। अगर घर पर तो हो तो दिख क्यों नहीं रही? काव्या का यह सवाल किसी बम से कम नहीं था। माही का दिमाग सुन पड़ गया। मतलब काव्या घर पर ही थी, लेकिन लेकिन उसे तो लगा कि वो अब भी कनाडा में है। दीदी, मैं माही का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। माही, सच बताओ, क्या तुम मायके में हो? काव्या ने सख्त होते हुए पूछा। माही ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ दीदी, मेरी मम्मी और पापा से मिलने का मन कर रहा था तो मैं बस आ गई थी। काव्या की ओर से कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया माही, तुम्हें मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, लेकिन कल वापस आ जाना। तुम्हारे बिना घर सोना सोना लग रहा है। इतना कहकर काव्या ने कॉल काट दिया। माही कुछ जवाब ही नहीं दे पाई, ना ही कुछ आगे की बात सुन पाई। माही फोन को हाथों में लेकर सुन से बैठ गई। अब वो क्या करेगी? क्या उसे काव्या को सब कुछ बता देना चाहिए था या फिर चुपचाप इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए था? उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपनी हथेली से अपने आंसू पोंछे, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल कह रहा था, युवराज ने मुझे धोखा दिया, मुझे वहां वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन दिमाग कह रहा था कि काव्या ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा मेरा साथ दिया। शायद उसे बताना चाहिए कि उसके भाई ने मेरे साथ क्या किया। माही कमरे में बैठी इन्हीं सब सवालों से उलझ रही थी और अपनी धड़कनों को महसूस कर रही थी। युवराज की हर एक बात माही के दिल को चीरती जा रही थी। वो सोच रही थी कि जब वो पहली बार उसके घर में गई थी, तब काव्या ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था। माही, अब से ये घर तुम्हारा है। लेकिन अब वो उसका नहीं था। वो उस घर पर वापस भी नहीं जाना चाहती थी। माही के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था।
उसके होठ कांप रहे थे, उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी, उसका पूरा शरीर किसी तूफान से गुजर रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा। एक समय था जब उसके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान होती थी, जब उसकी आंखों में चमक हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द। माही सोचने लगी, अगर काव्या को सच पता चल गया तो क्या वो मेरा साथ देगी या फिर अपने भाई की गलती छिपाने की कोशिश करेंगी? क्या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए? वो सोच रही थी, लेकिन उसको जवाब नहीं मिल रहा था। एक बात जो साफ थी कि वो युवराज के घर वापस नहीं जा सकती थी। अब उसके लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका था। अब वो माही नहीं थी जो युवराज की हर बात पर भरोसा कर लेती थी। अब उसे अपनी नई जिंदगी खुद बनानी थी। रात की सर्द हवाएं हल्की हल्की चलना शुरू हो गई थी। सड़कों पर पीली पीली रोशनी फैली थी, लेकिन शिवानी के दिल में एक अजीब सा अंधेरा था। उसने अपनी कार पार्क की और कुछ देर सीट पर बैठे बैठे गहरी सांसें लेने लगी। क्या मुझे आदित्य को ये सब बताना चाहिए? उसका दिल कह रहा था, हाँ आदित्य को बताओ, वो माही की मदद कर सकता है। लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार रोक रहा था। अगर माही को पता चला कि उसकी बहन को उसकी सबसे दुश्मन बड़ी निकली तो वो टूट जाएगी। लेकिन अब शिवानी को किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। उसने अपनी घबराहट को झटकते हुए फोन उठाया और आदित्य का नंबर डायल कर दिया। टिंग टिंग। फोन की घंटी बजती रही। कुछ सेकंड में आदित्य की आवाज आई। हेलो शिवानी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है? शिवानी का गला सूख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आदित्य मुझसे अभी मिलो, बहुत जरूरी बात है। आदित्य तुरंत सतर्क हो गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन ये फोन पर नहीं बता सकती। तुम रूहानी कैफे आ सकते हो? शिवानी ने कहा। ठीक है, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं, आदित्य ने कहा। शिवानी ने फोन काट दिया और एक बार फिर गहरी सांस ली। अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। रूहानी कैफे हमेशा से शांत जगह थी। हल्की रोशनी, मधुर संगीत और हल्की हल्की कॉफी की खुशबू पूरे माहौल को सुकून भरा बना रही थी। लेकिन आज शिवानी के लिए एक जगह सुकून नहीं बल्कि एक फैसला लेने की जगह थी। वो कैफे के कोने में एक टेबल पर बैठ गई। उसके सामने 2 कप रखे थे, एक खाली और एक जिसमें कॉफी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। आदित्य दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और दूर से उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था। उसने पास आकर जल्दी से जल्दी पूछा, शिवानी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शिवानी ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उसने आदित्य को देखा और धीमी आवाज में कहा, आदित्य, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। टीना माही को धोखा दे रही है। आदित्य की बोहें तन गई। उसने आनन फानन में पूछा, तुम्हें कैसे पता? शिवानी ने कांपते हुए कहा, आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने युवराज को टीना के साथ मेरिटन होटल में देखा। यह बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई। उसने कहा, क्या तुम श्योर हो? शिवानी ने कांपते हुए कहा, हाँ आदित्य, मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। पहले मुझे लगा कि शायद कोई और होगी, लेकिन जब मैंने टीना को साफ साफ देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आदित्य ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। ये तो हद ही हो गई। मैंने पहले ही माही को चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं किया। शिवानी के चेहरे पर चिंता आ गई। उसने माही की चिंता करते हुए कहा, माही को अब तक नहीं पता कि उसने युवराज के साथ जिस लड़की को देखा था वो खुद उसकी बहन ही थी। यह सुनते ही आदित्य का चेहरा गुस्से से भर गया। शिवानी, मुझे माही को सब बताना होगा। लेकिन शिवानी असमंजस में थी। उसने कहा, पर आदित्य सोचो, अगर माही को पता चला कि उसकी खुद की बहन ने उसे उसके साथ ऐसा कर रही है तो किस हाल में होगी? वो पहले से टूट चुकी है। आदित्य की आंखें जल रही थी। उसने कहा, लेकिन सच छुपाने से क्या होगा शिवानी? अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो वो और दुख में जीती रहेगी। टीना का सच सामने आना ही चाहिए। शिवानी की आंखें भर आई। पर आदित्य, मुझे डर लग रहा है। माही बहुत ही नाजुक दिल की है। उसने युवराज से प्यार किया था, और अब अगर उसे पता चला कि उसकी बहन ये उसके सबसे बड़े दर्द की वजह है तो वो कैसे संभलेगी? आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हम इस बारे में और देर नहीं कर सकते। हमें माही को कल ही बताना होगा। शिवानी की आंखें फर्श पर टिक गई। उसका दिल कह रहा था कि आदित्य सही है, लेकिन उसकी आत्मा माही को तकलीफ के बारे में सोचकर कांप रही थी। आखिर उसने अपने दिल की आवाज को दबाते हुए धीरे से कहा, ठीक है, हम कल माही को सच्चाई बताएंगे। लेकिन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह माही के लिए कितनी दर्दनाक होने वाली थी। क्या माही इस सच्चाई को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या युवराज और टीना को उसके लिए किए की सजा मिलेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 130वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर मेरिटन होटल की चमचमाती बिल्डिंग के बाहर रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी।
होटल के बाहर की स्ट्रीट लाइट्स अपनी मध्यम रोशनी फैला रही थी, लेकिन इस सब के बीच होटल के बाहर निकलते युवराज और टीना के दिलों में हलचल सी मच गई थी। टीना ऊंची हील्स में चलते हुए एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो अपने इरादों में सफल होती जा रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानती थी। युवराज ने होटल के गेट से बाहर निकलते ही गहरी सांस ली और अपने हाथों को जेब में डालते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक परछाई उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और अगले ही पल टीना किसी से टकरा गई। अरे! टीना अचानक हड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाई, सामने खड़ा आदमी उसे देखकर आंखें चौड़ी कर गया। एक शराबी जिसकी लाल लाल आंखें और बिगड़े हुए बाल उसकी हालत बयां कर रहे थे। उस शराबी के हाथ में एक अधखाली बोतल थी और उसके कपड़े मैले कुचेले थे। उसकी आंखें नशे में डूबी हुई थी और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। जैसे ही उसने टीना को देखा, उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान फैल गई। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। टीना ने तुरंत पीछे हटकर युवराज की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उस शराबी ने बेहूदगी से उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। टीना ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो एक आदमी जिद्दी हो गया। उसने कहा, अरे इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो सुंदरी, अभी अभी तो मेरे हाथ लगी हो, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। उसे इस हालत में देखकर टीना की सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। युवराज, जो अब तक हालात को समझने की कोशिश ही कर रहा था, इस बेहुदा हरकत को देखकर आग बबूला हो गया। उसके चेहरे पर नसें तन गई और भूरी आंखों में गुस्से की लपटें जलने लगी। वो एक ही झटके में आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उस शराबी का हाथ झटक दिया। हाथ हटाओ वरना अच्छा नहीं होगा। युवराज ने आवाज गहरी और धमकाने वाली थी, लेकिन शराबी हंसा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। अरे बाबू, तू क्यों परेशान हो रहा है? लड़कियां तो मेरे साथ मजे ले जाती हैं, बस थोड़ा सा प्यार से मनाना पड़ता है, उसने आंख मारते हुए कहा। युवराज का खून खोल उठा। उसने अपने जबड़े भींचे और एक ही पल की देरी किए बिना अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और सीधे उस शराबी के जबड़े पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। धड़ाम! उस शराबी का सिर झटके से पीछे हो गया और लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था। उसे पास की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन इसके बावजूद उसके होठ से खून टपकने लगा। उसका नशा अब कुछ कम हो गया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय ज्यादा बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अबे अबे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। युवराज की आंखें अब क्रोध से और भी ज्यादा लाल हो गई। उसने आगे बढ़कर शराबी की गर्दन पकड़ ली और उसके पास खींचते हुए गुर्राया। अगर तूने एक भी शब्द बोला तो तेरी जुबान खींचकर तेरे हाथ में दे दूंगा, निकल यहां से। शराबी हड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसकी बदतमीजी कम नहीं हुई। उसने अपने शराब की बोतल को पकड़कर कसकर युवराज को धमका देने की कोशिश की। जैसे शराबी ने युवराज को धक्का देने की कोशिश की, युवराज का धैर्य जवाब दे गया। उसने झटके से शराबी के हाथ से बोतल छीनी और बिना सोचे समझे उसे पूरे जोर से शराबी के सिर पर दे मारा। क्रैक! बोतल टकराते ही तेज आवाज हुई और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। शराबी का सिर फूट चुका था और खून की एक धार उसकी कनपटी से बहने लगी। शराबी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, लेकिन इससे पहले कि युवराज उसे और मारता, अचानक 4 लोग उसके पास से दौड़ते हुए आए और युवराज को घेर लिया। अबे अबे ओ हीरो, तूने हमारे आदमी पर हाथ उठाया, उनमें से एक हट्टे कट्टे आदमी ने कहा, जिसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। युवराज ने उन लोगों को घूरा। वे चारों गुस्से में थे और उनके चेहरे पर चमक रहा था कि इस लड़ाई को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। टीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत युवराज का हाथ पकड़ा और डरते हुए कहा, जीजू, हमें यहां से निकलना चाहिए। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, कहीं कुछ हमें नुकसान ना कर दे। चलो हम यहां से चलते हैं। लेकिन युवराज का गुस्सा अभी भी काबू में नहीं था। उसने उन चारों आदमी को और देखा और ठंडी आवाज में कहा, जो करना है कर लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। युवराज, जिसने अभी अभी एक शराबी को सबक सिखाया था, उसने उन चारों आदमियों को एक जोरदार गुस्सा दे मारा और दर्द के मारे जमीन पर गिर गया और दर्द से करहाने लगा। जैसे ही उसने चारों आदमियों में से एक को जमीन पर गिराया, बाकी बचे तीनों को एक साथ सीटी मारी। वाच! ये कोई आम सीटी नहीं थी, ये एक संकेत था। युवराज ने ध्यान दिया कि होटल के अंधेरे कोने में से 8-9 लोग एकदम से निकलकर आ रहे थे। ये कोई साधारण गुंडे नहीं थे, सभी काले सूट में थे और उनकी चाल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उनकी ट्रेनिंग और अनुभव का संकेत दे रही थी। टीना घबराकर युवराज और के करीब गई और धीरे से फुसफुसाई, जीजू, हमें यहां से भागना चाहिए। ये इतने लोग आ गए हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, हमें यहां से चलना ही चाहिए। युवराज की नजरें उन 8 पर थी। वे सीधा उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था।
ऐसा लग रहा था जैसे एक तयशुदा मिशन पर आ गए हैं। टीना और युवराज को अब अंदाजा भी नहीं था कि वे जिनसे टकराएंगे वे कोई आम लोग नहीं थे। ये रावत परिवार के लोग थे, जो एक ऐसा अज्ञात मगर ताकतवर परिवार जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। रावत परिवार दुनिया का सबसे अमीर टॉप 10 परिवारों में से एक था, लेकिन उसकी असली ताकत उनकी अदृश्यता थी। वे हर बड़े बिजनेस, हर अवैध कारोबार और हर अंडरवर्ल्ड डीलिंग के पीछे थे, लेकिन उनका नाम कभी भी किसी रिकॉर्ड में नहीं आया था। रावत परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी उनके प्रशिक्षित लड़ाके। उनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर थे, जो विभिन्न मार्शल आर्ट में निपुण थे, और अब उन्हीं में से कुछ लोग युवराज के सामने खड़े थे। जैसे ही वे 8 युवक युवराज के चारों ओर फैल गए, युवराज ने उनकी चाल और उनके स्टांस को और गौर से देखा। उनका स्टांस एकदम अलग था, और हाथों की स्थिति, पैरों की पकड़, शरीर का संतुलन, ये किसी आम फाइटर की चाल नहीं थी। ये लोग कुंफू फाइटर्स लग रहे हैं, युवराज ने मन ही मन सोचा। लेकिन अब उनमें से एक फाइटर ने अपनी चाल चली। तब युवराज ने आंखें चौड़ी हो गई। व्हाइट टाइगर स्टाइल। व्हाइट टाइगर कुंफू का एक बेहद खतरनाक और आक्रामक चीनी मार्शल आर्ट स्टाइल था। इसे सीखने वाले फाइटर्स बेहद तेज और फुर्तीले होते थे। उनका हर वार स्ट्रीक होता था। ये बेहद ताकतवर दिखने वाले दुश्मन को भी सैकड़ों में गिरा सकते थे। युवराज ने कभी इस स्टाइल के फाइटर से मुकाबला भी नहीं किया था, लेकिन उसने तुरंत उनकी तकनीकों को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही 8 फाइटर्स ने युवराज को घेर लिया, उनमें से एक ने आगे बढ़कर ग्रूड पंजा वार ईगल क्लो स्ट्राइक किया। यह हमला किसी बिजली की गति से हुआ था। उसके उंगलियों को पंजे की तरह फैलाया और युवराज के गले पर झपटा मारा। लेकिन युवराज तेज था। वो तुरंत झुका और एक जबरदस्त राउंड हाउंड किक्स मारते हुए उसने जमीन पर उसे गिरा दिया। धड़ाम। दूसरे फाइटर ने मून फाइट स्ट्राइक किया, जो सीधा युवराज के सीने पर लगा। युवराज ने अपने दोनों हाथों से ब्लॉक किया, लेकिन वार इतना तेज था कि वो 2 कदम पीछे हट गया। अब तक युवराज समझ गया था कि यह फाइटर कोई साधारण गुंडे भी नहीं है। मुझे इन्हें एक एक करके हराना होगा, उसने सोचा। युवराज भी एक बेहतरीन फाइटर था। उसने कई मार्शल आर्ट सीखे थे, लेकिन अब उसे अपने सबसे प्रभावी स्टाइल ब्लैक ड्रैगन स्टाइल का उपयोग करना था। ब्लैक ड्रैगन स्टाइल एक रहस्यमय और आक्रामक फाइटिंग स्टाइल था, जिसमें हाथों और पैरों के सामंजस्य एक साथ साबित करना होता था। तीसरा फाइटर अब तक हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपनी कमर को घुमाया और टाइगर क्लो स्ट्राइक किया। युवराज ने बिजली की गति से अपने हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे इतनी तेजी से मोड़ा कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज आई। चर्र। वो चीखता हुआ पीछे हट गया। अब युवराज का खून खोल गया। उसने एक ही झटके में चारों फाइटर्स को नीचे गिरा दिया। अब 4 ही बचे थे। आओ देखते हैं कौन जीतेगा, युवराज ने गुस्से में कहा। अब चारों फाइटर्स ने एक साथ हमला करने का फैसला किया। युवराज ने अपनी तकनीक बदलते हुए शैडो स्टेप मूवमेंट अपनाया, जिससे एक बेहद तेजी से दुश्मनों के वार को बचता और जवाबी हमला करता। पहले फाइटर के स्नेक स्ट्राइक से बचते हुए युवराज ने उसे जमीन पर पटक दिया और दूसरे ने स्कॉर्पियन किक मारी, लेकिन युवराज ने हवा में छलांग मारकर उसे टाला और हवा में ही फ्लाइंग किक मारकर उसे भी ढेर कर दिया। अब 2 ही बचे थे। तीसरा लड़ाकू युवराज की तरफ से लपका, लेकिन युवराज ने स्पिनिंग बैक फिस्ट मारकर उसे भी एक ही वार में गिरा दिया। अब सिर्फ एक ही बचा था। आखिरी फाइटर ने कैमेलियन लीप स्ट्राइक किया, लेकिन युवराज ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और ड्रैगन पंच मारते हुए दूर फेंक दिया। अब 8 के 8 लड़ाके जमीन पर पड़े करहा रहे थे। रावत परिवार के 5 भाई जो ये सब देख रहे थे, चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने लड़ाकों को देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। टीना हैरानी से सब कुछ देख रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली, अपने जैकेट सीधी करते हुए कहा, अब समझ में आया कि ये लोग कौन थे, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। क्या होगा आगे? क्या रावत कभी अपना बदला ले पाएगा युवराज से? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प करें और कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।